नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में राजनीतिक हलचलें तेज हो गई। दरअसल चुनाव आयोग की सूची में चेंजेस को लेकर विवाद गहरा गया है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, यहां तक कि तमाम तरह की बयानबाजियां भी हो रही है। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है, तो उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रशांत देव जी, एसोसिएट एडिटर, अमिताभ ओझा जी, एसोसिएट एडिटर, मधुरेंदु पांडे जी, प्रवक्ता जेडीयू, राम पुकार सिन्हा जी, प्रवक्ता आरएलएम, आरजू खान जी, प्रवक्ता आरजेडी, डॉक्टर स्नेह आशीष, वर्धन पांडे जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले जो बयान सामने आ रहे हैं, पहले आपको वो सुनवाते हैं। और ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है इस मुद्दे को लेकर के, और तब से ही हम लोग इलेक्शन जब से नोटिफिकेशन हुआ है उसके 2 दिन बाद से ही हम लोग लगातार इलेक्शन कमीशन से समय मांग रहे हैं कि हमारा जो गठबंधन है, हमारा एक डेलीगेशन जो है आपसे मिलना चाहता है। दुख की बात है, जिस राज्य में चुनाव है बिहार, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज जो है, अगर ऑपोजिशन अगर इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहता है, जो शंकाएं हैं क्लैरिटी के लिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है मीटिंग का समय नहीं दे रही है। ये अद्भुत है, ऐसा हमने पहले भी नहीं देखा। अब तो लग रहा है कि लोकतंत्र इन लोगों ने एकदम खत्म करने पे तुले हुए हैं। संविधान की धज्जियां उड़ाने पे इलेक्शन कमीशन जो है उतारू हो चुकी है। तो सीधे रुख करेंगे हमारे एसोसिएट एडिटर प्रशांत देव जी का। प्रशांत जी, आखिर चुनाव आयोग की तैयारी क्या है बिहार में, जिस तरह से नई सूची जारी की जाएगी? प्रशांत जी। जी सब आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। देखिए सबब, ये बयान जो अभी आपने सुनाया, ये इस बयान से पहले से भी लगातार इस पे बयानबाजी हो रही है। दरअसल में ये कोई नई बात नहीं है। जो चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है, हर चुनाव के पहले करती है और ये मतदाता सूची अपडेट होती है, क्योंकि बिहार में भी अपडेट हो रही है। तो अब सवाल उठता है कि उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना प्रमाण पत्र नहीं दे सकते, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिहार से बाहर हैं। क्या उनके अधिकारों को छीन लिया जाएगा वोट देने से? ये सवाल आज मनोज झा ने भी कल उठाया कि 20% ऐसे मतदाता हैं जो बिहार से बाहर हैं, चाहे वो कामगार हो, दिहाड़ी मजदूर के रूप में, किसी भी। लेकिन अब ये जो जितनी भी बातें कही जा रही हैं, उसका आप देखिए कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो टकराहट आप देख रही हैं, एक संवैधानिक संस्था बनाम राजनीतिक दल, 2 राजनीतिक दल का टकराव कम है। चुनाव आयोग वर्सेस बिहार के जो अपोजिशन पार्टियां हैं या फिर इंडिया गठबंधन आयोग से, तो ये टकराहट एक नई तरह की बात दिखाई दे रही है। चुनाव आयोग रोज एक रिलीज जारी कर रहा है अपना शायद कोई टेक्निकल इश्यू है, तब तक सीधा रुख करना चाहूंगी मधुरेंदु पांडे जी का। मधुरेंदु जी, जिस तरह से चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, विपक्ष को परेशानी क्या है? क्यों सवाल उठा रहा है विपक्ष? देखिए, हम तो जदयू के प्रवक्ता हैं, चुनाव आयोग के तो प्रवक्ता है नहीं। और विपक्ष एक चुनाव आयोग द्वारा जो आज काम हो रहा है पुनरीक्षण का, ये कोई नया तो हो नहीं रहा है। इसके पहले भी 2003 में कांग्रेस और आरजेडी की बिहार में सरकार थी, तब आयोग पर साजिश का आरोप क्यों नहीं लगाया गया? उस समय 2003 में भी भारतीय निर्वाचन आयोग ने पूरे देश में विशेष गहन पुनरीक्षण कराया था, जिसके तहत पूरे देश में मतदाता सूची को आधार से जोड़ने और डुप्लीकेट एंट्री हटाने और फर्जी वोटर पहचानने का काम हुआ था। और उसी आधार पर 2004 और 2004 के लोकसभा चुनाव और 2005 के विधानसभा चुनाव हुए थे। क्या उस वक्त चुनाव आयोग पर राजद और कांग्रेस वाले ने कुछ आरोप लगाए थे, अंगुली उठाए थे? आज जब वही पुनरीक्षण जब हो रही है भारत 2025 में, यह प्रक्रिया राष्ट्रीय निर्वाचक नामावली नीति 2015 के अनुसार हो रही है, जिसका उद्देश्य
डुप्लीकेसी रोकना और स्वच्छ मतदाता सूची तैयार करना है। तो इसमें नेता प्रतिपक्ष को किस तरीके का क्या गंभीर आरोप है, क्यों इस तरीके का भारतीय लोकतंत्र का गला घोटने का वो काम कर रहे हैं? नेता प्रतिपक्ष को ये तो सोचना चाहिए कि 2003 में उसी आधार पर चुनाव हुआ था, और आज जब हो रहा है, आप क्या नहीं चाहते हैं कि स्वच्छ मतदाता सूची तैयार हो, जो मृत मतदाता है उनका नाम हटे, जो डुप्लीकेसी है वो हटे। कौन व्यक्ति भारत का नहीं चाहता है कि मतदाता सूची स्वच्छ हो? जब स्वच्छ मतदाता सूची तैयार हो रहा है, उसके अनुरूप चुनाव होगा, तो इसमें उनको किस तरह की आपत्ति है, मुझे समझ में नहीं आता है सभा जी। जी रही बात, उनको अगर कोई संदेह है, चाहे किसी तरह की बात करनी है, चुनाव आयोग तो कह रहा है कि आप बीएलए नियुक्त कीजिए, हर बूथ लेवल एजेंट जो होता है वो आप नियुक्त कीजिए। तो ये सब प्रक्रिया अपना करके जो भी अगर उनको दिक्कत हो रही है, तो चुनाव आयोग के सामने अपना समक्ष रखें और बात करें। इसमें विपक्ष, सत्ता पक्ष कहाँ से आता है? सत्ता पक्ष का इसमें तो कोई रोल नहीं है। ठीक है मधुरेंदु जी। नहीं आशीष जी, आखिर सवाल क्यों उठा रहे हैं आप लोग? क्या परेशानी है? चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है तो इसमें कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। देखिए, चुनाव आयोग ये जो प्रक्रिया पुनरीक्षण का काम लेके आई है, वो आप देखिए कहने के लिए 2 महीने का समय है, लेकिन असल में ये 25 जुलाई तक में ही करा लेना है। यानी लगभग 1 महीने से भी कम दिन, 28 से 29 दिनों में इसे पुनरीक्षण का काम कराने की पूरी प्रक्रिया रखी गई है। और इस प्रक्रिया में आपको भी मालूम है कि बिहार बाढ़ग्रस्त इलाका है, और वर्तमान में 1 महीने के अंदर में जो 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, उसमें से 2-3 ही डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आम बिहारी के घर में रहता है। लेकिन चूंकि ये हड़बड़ी में की जा रही है, तो ये सीधे सीधे चुनाव आयोग के निष्पक्षता पे भी सवाल उठाया जा रहा है। इसीलिए क्योंकि चुनाव आयोग इससे 4.76 लाख करोड़ मतदाताओं की, जो 4 मतलब लगभग 4.25 लाख मतदाताओं की पुनरीक्षण का काम करेगी। और ये 4.25 करोड़ जो मतदाता है, वो क्या स्थिति आ जाएगी लास्ट में जाके कि आपाधापी में आपको एक डॉक्यूमेंट बनवाने में, निवास प्रमाण पत्र बनवाने में 15 दिन लग जाते हैं। विदाउट पैरवी अगर आप करवाइएगा तो भी 4-5 दिन लग जाते हैं। 10 दिन 15 दिन लग जाते हैं, और पैरवी के साथ 4-5 दिन में हो पाता है। तो ये चीज समझना है कि जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बिहार में आम उपयोग की चीजें नहीं है। और ये जब बातें कही जा रही हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा कौन से लोग प्रभावित होंगे? ये प्रभावित होंगे जो दलित हैं, पिछड़े हैं, वंचित समाज के लोग हैं, जो युवा हैं, और जो बाहर पढ़ने वाले बच्चे हैं, या बाहर मजदूरी करने वाले, पलायन का दंश झेल रहे हैं जो लोग, वही इससे प्रभावित होंगे। और सबको मालूम है कि 3.5 करोड़ ये सरकारी आंकड़ा है, भारत सरकार की आंकड़ा है कि बिहार से पलायन किए हैं दूसरे राज्यों में कामगार। और ऐसी स्थिति में आप खुद सोचिए कि ये डॉक्यूमेंट 1 महीने के अंदर में कैसे वो लोग सबमिट कर पाएंगे, वो भी जब बाढ़ की स्थिति है। और जब कल हमारे नेता चुनाव आयुक्त से मिलने दिल्ली गए, तो उनको 45 मिनट तक पहले तो बैठा के रखा गया इंडिया अलायंस के नेताओं को, और उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी ने स्पष्ट तौर पे उठाया इस बात को कि आखिर इतने कम समय में किस तरीके से पुनरीक्षण का काम हो जाएगा, जब आपका पूर्व नियोजित ये दिख रहा है। चुनाव आयुक्त से उनको बातचीत के बाद उन्होंने कहा, बाहर प्रेस ब्रीफिंग में भी कहा कि ये पूर्व नियोजित लग रहा है कि 20% मतदाताओं को कैसे भी मताधिकार के प्रयोग से रोकने की ये कवायद चल रही है चुनाव आयोग की। और हम लोगों को याद है कि महाराष्ट्र में कैसे चुनाव आयोग ने मतदाताओं को की संख्या बढ़ाकर चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जिताने में मदद किया था, और इस बार यहाँ वोट घटा के मदद करने की गुंजाइश है, और वो कर रही है कवायद। इसी का आरोप हम लोग लगा रहे हैं, और इसीलिए इस चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जब आप जातिगत सर्वेक्षण कराने में 9 महीने का समय लगता है, तो ये इतने बड़ी संख्या में जब पुनरीक्षण का काम हो रहा है, तो वो आखिर 28 दिनों में कैसे संभव है? जी चलिए ठीक है। आरजू खान जी, क्यों सवाल उठा रहे हैं आप लोग? परेशानी कहाँ है? देखिए, इस लोकतंत्र में तो ये खूबसूरती है लोकतंत्र की कि सवाल उठाना चाहिए, लेकिन परेशानी उस बात से है जब इलेक्शन कमीशन बिना विपक्ष के राय लिए कोई भी काम कर देता है। ये पहली बार देश में हुआ है, इसकी वजह इस बातों पे हमको आपत्ति है।
और मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से, और मधुरेंद्र पांडे जी कह रहे थे निष्पक्षता कहाँ रही, देश में कहाँ रही? संवैधानिक संस्थाओं को आपके ऊपर आपने कब्जा कर लिया, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, या फिर इलेक्शन कमीशन और या फिर और भी दीगर जो भी संवैधानिक संस्थाएं थी। तो आपने सबसे पहले तो विश्वास में नहीं लिया विपक्ष की पार्टियों को। दूसरा, अगर एक्सेस मांगती है कांग्रेस, जो हमारी सहयोगी पार्टी है, अगर वो एक्सेस मांगती है हरियाणा का और महाराष्ट्र का, तो आप अभी तक क्यों नहीं देते हैं लोकसभा और विधानसभा का? ये खुद अपने आप में बता देता है और ये जता देता है उनका हमारा ये मामला कि आपने किस तरीके से वोटों का बंदरबाट किया, किस तरीके से आपने गलत तरीके से वोटर्स को काटे हैं और अपने तरीके से बढ़ाए हैं। और जहां तक रही बिहार की बात, कोई भी अगर आप डेटा एनालिसिस कर लीजिए तो 1.25 करोड़ बिहारियों के पास, 1-2 करोड़ नहीं, 10-20 हजार नहीं, 1.25 करोड़ बिहारियों के पास कोई कागजात ही नहीं है। वजह यह है कि 72% जो है क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या है, और ये बाढ़ की समस्या आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। एनडीए समर्थित शासन में भी वो चीजें नहीं दुरुस्त हो पाई, जो कि ये कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया। तो जो आदमी अपने 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए इस प्रदेश में, आप 3 दिन के लिए आप क्या करते हैं, अगर किसी के घर पे ताला लगा होगा तो उसके नीचे से दरवाजे के डाल दीजिएगा, 3 दिन बाद जाइएगा, अगर वो दरवाजा उसी तरह बंद रहा तो आप उसका वोट देने का अधिकार छीन लीजिएगा, देश की नागरिकता उसको छीन लीजिएगा। जबकि बिहार प्रदेश में यह कहा जाता है कि वोट का राज छोट का राज। तो आप क्या करेंगे? ई श्रम पोर्टल पे जहां 3 करोड़ बिहारी पलायन करता है 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए, अगर ई श्रम पोर्टल छोड़ दिया जाए तो ये तादाद लगभग 5 करोड़ है। आप 5 करोड़ में यकीन के साथ कह सकता हूं कि बिहार प्रदेश का हर एक मजदूर देश के कोने कोने में रहता है, 2.5 करोड़ के करीब अपने बाल बच्चों और अपने घर के लोगों के साथ रहता है। अब उसके घर में ताला लगा होगा तो आप तो उसके नागरिकता का अधिकार छीन लिए। आधार को आपने इतने सालों तक लिंक करवाया, केवाईसी करवाया, क्या क्या करवाया, 10 सालों तक देश की पूरी जनता इसमें पिसती रही, दौड़ती रही आधार से लिंक करवाने के लिए, तमाम चीज करवाने के लिए। और आज आप कहते हैं कि मैंडेटरी नहीं है आधार। 10% मनरेगा के जो मजदूर हैं उनके पास कागजात है, लेकिन 100% के पास नहीं है। जो SC/ST वर्ग का जो आदमी है उसके पास सिर्फ 20% लोगों के पास है। मैं ये डेटा पे बात कर रहा हूं, 20% लोगों के पास कागजात है। तो इस कंडीशन में जो भूमिहीन, उनके पास कौन सी आप दे रहे हैं? भूमि होने का तो सबसे बड़ा वही चीज होता है ना, आधार कार्ड, वोटर कार्ड। जहां तक रही पासपोर्ट की बात, तो पासपोर्ट भी सिर्फ 20% लोगों के पास है बिहार प्रदेश में, सबके पास पासपोर्ट भी नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, और ये 20 दिनों से भी कम का, अब महज 20 दिन बचे हुए हैं, 18 दिन बचे हुए हैं। 18 दिन में जब जातीय जनगणना हम करवाते हैं तो 8 से 9 महीने लग जाते हैं। 2003 में जो सर्वेज हुए थे उसको 2 साल लग गए थे। आज आप 25 दिन के अंदर कैसे कर लीजिएगा? 18 दिन और बचे हुए हैं। मैं ये कहता हूं कि 89% अभी भी जो BLO है वो बिहारियों के घर तक नहीं पहुंचे, 89% लोग। तो ये आप कौन सा खाका तैयार कर रहे हैं? इसलिए हम कहते हैं कि आप गरीब, वंचित, शोषित जितने भी लोग हैं, अकलियत, मुसलमान, उन सब लोगों को वोटों से वंचित रखना चाहते हैं और अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से ठीक है अजीत जी। रामपुकार सिन्हा जी का रुख करूंगी, उसके बाद सीधे रुख करूंगी हमारे एसोसिएट एडिटर का, क्योंकि उनके पास भी कुछ सवाल है। रामपुकार सिन्हा जी, आखिर विपक्ष में इतना कंफ्यूजन क्यों है? विपक्ष में इतना कंफ्यूजन क्यों है? क्या लगता है क्यों विपक्ष बार बार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है? देखिए सवा जी, एक देहाती कहावत कहा गया कि सांच को आंच किया। भोजपुरी में बहुत प्रचलित कहावत है कि सांच को आंच किया। आज अगर हमारे तमाम मतदाताओं का अगर सत्यापन करा रहा है तो इसमें क्या कोई दिक्कत है? मैं ही कल पटना से आया हूं, अपने गांव पर आया हूं, पटना से अपने गांव पर आया हूं। कल मेरा BLO जो मेरे साथ शिक्षक था, वो लड़का मेरे साथ नौकरी अभी कर रहा है, मैं तो रिजाइन दे दिया शिक्षक की नौकरी से, मेरे साथ वो BLO है। वो आया, हमारे पास एक कागज दिया, कागज पर मैंने उसको भरा कि मैं रामपुकार सिन्हा हूं, मेरा ग्राम कवैया है, प्रखंड घोड़ासान है, जिला पूर्वी चंपारण है, बिहार का निवासी हूं, और मेरा जो वोटर ID कार्ड था, हाँ, उसको मैं दिया, वो अपना भर लिया, फिर वो चला गया, पूरे एक तरह पूरे फैमिली का भरकर चला गया। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो यह काम कर रहा है, वाकई में इसमें बहुत
पारदर्शिता है, इसमें कहीं कोई, इसमें कोई फर्जी वोटर एक व्यक्ति, मैं रामपुकार सिन्हा यहाँ हूँ, मैं पटना में फिर मैं मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा लूं तो मैं यहाँ भी वोट दे दूं और दूसरे चरण में पटना में होगा मैं वहां भी दे दूं, तो कितनी बड़ी नाइंसाफी होगी देश के साथ। इसलिए 1 पर्सन 1 इलेक्शन, एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार के तहत यह मामला अगर चल रहा है, इसमें हमारी तो कोई परेशानी नहीं है, हमारे सरकारी कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं, तो इसमें तो सत्यापन होना ही चाहिए कि मैं असली आदमी हूं कि नहीं हूं, या मैं 10 जगह वोटर बना हूं। मैं देखिए आपको, मैं भारत नेपाल सीमाई इलाके में रहता हूं सभा जी, आज भी चंपारण का इलाका हो, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, सुपौल, इन तमाम क्षेत्रों में कुछ लोग नेपाल के भी वासी बन गए, कुछ लोग इंडिया में भी वासी बन गए हैं। अभी पैक्स का चुनाव होता है, बहुत सारे नेपाल के लोग अपने अपने सपोर्टर का यहाँ नाम करवा लेता है। अब हम लोग देखे हुए हैं, भाई तो नेपाल का आदमी है, यहाँ कर होता है तो इसका नाम है सर देगा, और उसका फंडामेंटल राइट है, जब उसके यहाँ नाम है, जिस समय नाम जोड़ा गया उस समय कोई रोकने वाला नहीं है। आज उसका नाम है, इंडिया का हो या नेपाल का हो या भूटान का हो, आकर तो वोट गिराएगा ही। इसलिए तमाम सत्यापन को लेकर अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह कदम उठाया है तो मैं इसे स्वागत योग्य मानता हूं। अगर हम सच है तो सांच को आंच का कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं रामपुकार सिन्हा हूं तो मैं अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड कुछ भी देने को तैयार हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तुम एक बार नहीं 50 बार जांच कराओ भाई, मैं सही हूं तो सही हूं। दोस्त उसको लग रहा है जिसके दाढ़ी में तिनका होता है, जिसके और डर है कि भाई हमारा नाम यहाँ है, मैं दूसरे करवा लूं, या बहुत सारी चीज होती है। इसलिए सभा जी, अगर मैं सही हूं तो सही प्रमाण पत्र देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं, बहुत सारा, एक मिनट, एक शिक्षक की नौकरी हुई थी, बहुत सारे फर्जी डिग्री लोग देकर आवेदन कर दिए थे। जब उसका सत्यापन हुआ तो बहुत सारे शिक्षक लोग जेल के सलाखों में गए सभा जी। इसलिए सत्य की राह से क्या दिक्कत है? मैं अपना वोटर आईडी कार्ड दिया, अपने शिक्षक जो हमारा बीएलओ को मैं दिया, कल ही मैं अपना सत्यापन कराया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह अगर सत्यापन करवा रहा है तो वासियों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, और सही को सही और गलत को गलत कहने में हम लोगों को कहीं झिझक नहीं होनी चाहिए, और मैं इसे मानता हूं सभा जी। ठीक है रामपुकार सिन्हा जी। जी अमिताभ जी, देखिए, पूछिए कि वोटर मामले आईडी में और आधार कार्ड क्या मान्य है, क्या ये डॉक्यूमेंट के रूप में जरा पूछ लीजिएगा। वोटर आईडी मान्य है, आधार कार्ड मान्य नहीं है। 11 जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं तो वोटर आईडी मान्य है, आधार कार्ड मान्य नहीं है। और वोटर आईडी में भी समस्या है। मैं नहीं, अब मैं बता रहा हूँ 2003 है उसके लिए है, जिसका 2003 वही मैं दिया हूँ 2003 ये सहूलियत है जी राम पुकार जी। लेकिन बाकी जो युवा है उनका नाम काटने की ये कवायद है, ये पूरी तरीके से स्वीकार कीजिए, क्योंकि वो बाहर पढ़ते हैं। वो आके डॉक्यूमेंट अगर देंगे भी तो माता पिता का डेट ऑफ बर्थ चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, वो सब चीज नहीं हो पाता है। आपको भी मालूम है, आखिर माता पिता सत्यापन कर रहा है ना कि मेरा बेटा है पांडे जी। नहीं वो गलत बात मत कीजिए, उसको डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा, अपने माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। 2004 के बाद आंकड़े पढ़िए, 1 जुलाई 2004 के बाद जो भी बच्चे होंगे उनको अपने माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और उससे पहले 1987, 1 जुलाई 1987 से 2004 तक वाले बच्चों को अपने पिता का देना होगा। और ये चीज समझिए, 2003 से आप पहले के व्यक्ति हैं और वोट आप दिए होंगे उससे पहले भी, इसलिए आप आराम से सत्यापित करा लिए। लेकिन आम जो युवा हैं, और इसी की हम लोग आरोप लगा रहे हैं कि आम युवाओं को रोकने की कवायद की जा रही है और उनका सिटीजनशिप भी छीना जा रहा है एक तरह से। नहीं, ये सिटीजनशिप छीनने का एक मिनट राम पुकार, अमिताभ भाई की बात सुना जाए। अमिताभ भाई क्या बतला रहे हैं, सुनिए बात को सुनिए। देखिए सभा, एक चीज है कि वोटर, वो जो चुनाव आयोग ने ये जो पहल की है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि काफी अच्छी चीजें ये होनी चाहिए थी, लेकिन इसके टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जो टाइमिंग इन्होंने चुना था, कुछ भ्रांतियां हैं जो अब सामने आ रही हैं, जैसे कि कई लोग ये कह रहे हैं कि 2003 में जब हुआ था तो 2 महीने का वक्त लगा था, 2 साल का वक्त लगा था। चुनाव आयोग ने कल कह दिया है कि पिछली बार जब 2003 में हुआ था तो 31 दिनों का टाइमिंग था, बिहार का जो था 31 दिनों का टाइमिंग था, उस दौरान ये कार्य हुआ था। दूसरी बात कि अब बिहार में 2 महीने के बाद आचार संहिता लगने वाला है, अक्टूबर में आचार संहिता लगे, नवंबर में यहाँ चुनाव हो रहा है। टाइमिंग को लेकर विपक्ष का यहाँ पे एक जो सवाल उठ रहा है, इस टाइमिंग को लेकर मैं भी उठा रहा हूँ कि इतना कम समय, क्योंकि अभी
देखिए संयोग है कि अभी के महीने में जुलाई का महीना शुरू हो चुका, अभी बारिश नहीं है और बाढ़ के तो बिहार के कई इलाके हैं, चाहे वो पश्चिम चंपारण के इलाका हो या कोसी का इलाका हो, उन इलाकों में फिर नाव ही एकमात्र साधन हो जाता है और वहां पे इस काम को पूरा करने में काफी परेशानी होगी। चुनाव आयोग की डेली ब्रीफिंग आ रही है, डेली उनका जो आंकड़ा आ रहा है वो आंकड़ा दिखा रहा है कि अभी तक पूरे बिहार में हर जगह पर ये काम बहुत तेजी से चल रहा है। देखिए जरूरी क्यों है सवाल, इस पे सवाल उठाना चाहिए कि आखिर ये गहन पुनरीक्षण जरूरी क्यों है। देखिए मेरे घर में 15 सदस्य थे 2003 के समय में, आज के डेट में हम लोग 6 लोग हैं, बाकी लोग कुछ दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं, कुछ रांची शिफ्ट हो गए, सबका वोटर लिस्ट में यहाँ भी नाम है और वहां भी नाम था। तो आज जब बीएलओ मेरे पास आया तो हमने उसमें से वो बताया कि भाई ये लोग होते हैं, तो उसमें एक कॉलम होता है कि स्थानांतरित, अदरवाइज हर वोटर लिस्ट में हर चुनाव में उनका भी वोटर लिस्ट में नाम आता था, उनकी भी जो पर्चियां आती थी, लेकिन वोट नहीं दे पाते थे। और इसका सबसे ज्यादा असर जो वोटिंग परसेंटेज जो होता है वो जितने वोटर लिस्ट में नाम होता है उसके आधार पर तय किया जाता है कि इतने वोटिंग परसेंटेज इतने हैं। तो वोटिंग और परसेंटेज इस पे काफी पीछे जा रहा था, ये भी एक बड़ा मुद्दा था इसमें। दूसरी बात जो कहा जा रहा है कि 2003 के बाद जो नए नाम जुड़े हैं उनको लेकर जो अपना सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है, जो डॉक्यूमेंट देना पड़ रहा है। देखिए बिहार में काफी बड़े तादाद में जो लोग हैं, जो गरीब गुरबे भी हैं अगर हैं, तो वो सरकारी सुविधा लाभ उठा रहे हैं। तो जब सरकारी सुविधा का जब लाभ उठा रहे हैं तो बिना पहचान पत्र के, बिना उनके पास आइडेंटिफिकेशन के वो पहचान सुविधा का लाभ नहीं उठा रहे हैं, कि जो आंकड़े आए हैं उसमें। तो अब ये भी जरूरी है कि उनके पास ऐसा भी नहीं है कि उनके पास ये इनमें से 11 चीजों में से कुछ नहीं है। ठीक है, जो गरीब हैं, जो गांव के लोग हैं, उनके पास पासपोर्ट नहीं है, दूसरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन हाँ वो अगर सरकारी सुविधा का लाभ उठा रहे हैं तो उनके पास कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन है, उसका वो देने में उनमें कोई दिक्कत नहीं है। आधार को लेके इसमें ये किया गया है कि ये भी बात सही है कि बड़ा ये भी इस बारे में मेरा आधार को क्यों नहीं इसमें मान्य किया जा रहा है, ये भी सवाल उठ रहा है और जेन्युइन भी है कि जब आधार को आपने जोड़ा कि ये इतना आपका आइडेंटिफिकेशन का एक है, एक आपकी पहचान पत्र है, तो फिर वो आधार को इसमें क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है। हालांकि उसको लेकर अभी चुनाव की कोई सफाई नहीं आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कई इलाकों में, देखिए सीमांचल के इलाकों में इसमें कोई दो मत नहीं है कि वहां पे बड़ी संख्या में जो घुसपैठिए हैं वो आके स्थानीय नागरिक करते हैं। पैक्स का चुनाव पिछले दिनों भी बिहार में हुआ है। पैक्स के चुनाव में कई इलाकों से शिकायत मिली थी कि वहां पे कई लोगों का नाम जोड़ दिया गया है, जो इस इलाके, जो बाहर रहते हैं, जो यहाँ से पलायन कर चुके हैं, उनके भी नाम इसमें जुड़े हुए हैं। तो वो उस तरह से जो पैक्स का चुनाव होता है, जो कोऑपरेटिव का चुनाव होता है, उसमें वो प्रभावित होता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि इतनी कम समय में चुनाव आयोग कैसे इसको सभी जो मतदाता हैं उन तक वो पहुंच अपने बनाएगा। अगर ये पहुंचता है तो अपने आप में ये रिकॉर्ड होगा। लेकिन अभी तक जो चुनाव आयोग डाटा दे रहा है पर डेट का, उसके हिसाब से उनके जो टीम है करीब जो 2.5 लाख कर्मचारी लगे हुए हैं, जो जिसमें बीएलओ है, दूसरे माध्यम से जो हो रहे हैं, इसके अलावा जो एनजीओ की मदद ली जा रही है वो मतदाताओं तक पहुंच रहे हैं। अब कई चीजें इसमें स्पष्ट होनी बाकी है कि अब जो सुदूर ग्रामीण इलाके हैं वहां कितना पहुंच रहा है। शहर में तो हम लोग देख ले रहे हैं, राम पुकार जी बैठे, राम पुकार जी का गांव जो है बिल्कुल नेपाल से लगा हुआ इलाका है, वहां तक तो पहुंच जा रहा है। लेकिन बाकी जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां पे कितना पहुंच पाता है, ये अगले एक सप्ताह का जो अगला जो 15 दिन होगा चुनाव आयोग के लिए वो काफी डिफिकल्टी होगा, क्योंकि अगले 15 दिनों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में असर बाढ़ का शुरू हो जाएगा। उस दौरान कितने बीएलओ पहुंच पाते हैं ग्रामीण इलाकों में, वहां वो जो जनता है वो दे पाती है नहीं दे पाती है, ये उन 15 दिनों में तय होगा। जी ठीक है अमिताभ जी। जी इसमें आशीष जी अब आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। नहीं, वही बात पूरी करनी थी कि चूंकि इसमें एक पूरी प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत युवाओं और बाढ़ प्रभावित जनता और पलायन का पहले से दंश झेल रही बिहार की आम जनता का नाम काटने की कवायद है और कुछ नहीं। और पहले भी हमने कहा और अभी भी कहूंगा कि महाराष्ट्र में वोटर्स बढ़ा के चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी को मदद की है और यहाँ बिहार में वोटर्स को घटाकर वो मदद करने की कवायद कर रही है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर इसीलिए हम लोग सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग जो जिस तरीके से कल हमारे शीर्ष नेतृत्व से मिलने में आनाकानी कर रहे थे और बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स आप लोग जमा कर दीजिए, डॉक्यूमेंट्स जमा कर देने से हो जाएगा। तो ऐसी चीजें हैं कि कम से कम इस चीज को समझना है कि आम लोगों के साथ ऐसी ज्यादती ना करें कि एक कागज बनवाने में आपको भी मालूम है कितना समय लगता है
और ये तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ये 28 दिन में पूरी होने वाली प्रक्रिया नहीं है, जिसमें 4.25 करोड़ मतदाताओं की पूरी पुनरीक्षण का काम नहीं हो जाएगा इतनी आसानी से, ये सबको मालूम है। लेकिन बावजूद इसके चुनाव आयोग अड़ा हुआ है और ये अपने आप में हास्यास्पद है कि जब लोग कहते हैं कि बहुत आसान 11 डॉक्यूमेंट्स है, बहुत आसानी से मिल जाएंगे, अगर यहीं पे बैठे हुए तमाम लोगों से पूछा जाएगा कि अपने माता पिताजी का अगर वो बर्थ सर्टिफिकेट रखे हैं या उनके तो घर मेरे में माता है, पिता तो अगर उनके मेरे पास माता पिता नहीं अगर हो। सरकारी सुविधा ले रहे हैं तो उससे संबंधित दस्तावेज उनके पास होंगे। नहीं तो अगर उस पे सरकारी क्या सुविधा राशन ले कार्ड रहे हैं अलाउ तो है वो क्या? होंगे, निश्चित होंगे। अमिताभ जी, मैं दिन भर हम लोग यही काम करते हैं, आप भी वही काम करते हैं, ये बताइए कि राशन कार्ड है क्या सबके पास? राशन कार्ड को अलाउ किया गया है क्या इसमें? वो नहीं तो कागजात उसमें ही नहीं बाकी अलाउ और किए गए हैं। 11 जो दस्तावेज है उसमें अब वैसे कोई भी व्यवहारिक डॉक्यूमेंट नहीं है। पासपोर्ट का है, 2.4% है पूरे बिहार में। आप निकाल लीजिएगा आंकड़े, हम लोग निकाल रहे थे जब ये सब हम लोग एप्लीकेशन दे रहे थे, तो 2.4 पूरे बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ के आसपास है, उसमें 2.4% के पास ही मात्र पासपोर्ट है। 10th का सर्टिफिकेट का डाटा उठा लीजिए, तेजस्वी जी ने बहुत अच्छे से ट्वीट भी किया हुआ था और बहुत सारी बातों को उन्होंने मेंशन भी किया था, उठा के देख लीजिए, सारा परसेंटेज है। और इस चीज पे अगर आज भी हम लोग लग जाते हैं कि अपना बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह हम माता पिता का बनवा दें, तो भी उसमें कितनी समय लगेगी सबको मालूम है। बिना पैरवी के 15 दिन से पहले नहीं मिलता, आपको भी मालूम है। और किस तरीके से हम लोगों ने पहले भी सवाल उठाया है कि ब्लॉक लेवल पे जितना भ्रष्टाचार और सीओ जो अंचलाधिकारियों के कार्यालय में आप लोग आए दिन छापा मार के पकड़ा भी जाता है, कितना भ्रष्टाचार है और कितना मुद्रा नमः वहां होता है इन सब कागजातों को बनवाने में, वो सबको मालूम है, आम बिहारी को। और जो भी गांव देहात से आते हैं लोग या जो भी चक्कर लगा चुके हैं कम से कम ऐसे विभागों का, वो सबको मालूम है कि इन कार्यालयों में किस तरीके से नजराना देने के बाद ही कुछ काम हो पाता है। तो इसलिए ये कहीं से भी प्रैक्टिकल बात नहीं है और बाढ़ प्रभावित जनता के साथ ये छलावा किया जा रहा है, इस चीज को समझने की जरूरत है। चलिए ठीक है, मधुरेंदु जी जवाब दे दीजिए। इसमें आशीष जी का आरोप है कि वोट देने से युवाओं को रोका जा रहा है। वोट देने से किसी को रोका नहीं जा रहा है। आवाज जा रही सुमन जी? जी मधुरेंदु जी आ रही है। ऐसी बात नहीं है। महागठबंधन चुनावी हार से भयभीत मानसिकता में जी रहा है। इन लोग जो अभी गरीबों, पिछड़ों, दलितों की बात कर रहे हैं कि उन लोगों को वोट देने से रोका जाना है, तो याद करें कि सुन लीजिए ना, आप भी जवाब ले लेंगे, रुक जाइए। बोलिए, सुन लीजिए ना। जब चुनाव होता था पहले, तो हर तीसरे गांव में सशस्त्र पुलिस लोग तैनात रहती थी। कोई भी गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक की जो बात कर रहे हैं, चुनाव देने तक नहीं जाता था, ये लोग घूस लूट लेते थे। अब वो सब बंद हो गया है, तो इन लोगों को खुदकिरी लग रहा है। जब चुनाव आयोग पूरी तरह स्वच्छ मतदाता सूची तैयार करने के लिए ठान लिया है, वर्क कर रहा है, तो इनको तो सपोर्ट करना चाहिए। चुनावी अलग से हटकर तो ये क्या कर रहे हैं कि उसको एजेंडा बना करके, क्योंकि जान रहे हैं कि हम चुनाव में हारने वाले हैं, तो उसको एजेंडा बनाकर चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ रहे हैं कि एक कागज नहीं है, वो कागज नहीं है। कौन सा ऐसे भारत का नागरिक है जिसके पास, उसके पास कोई सबूत नहीं होगा कि हम भारतीय नागरिक नहीं है? अगर कोई डेड बॉडी है, अगर कोई मृत मतदाता है, अगर उसका नाम पुनः डाल देंगे तो कल होकर यही कहेंगे कि मतदाता सूची बढ़िया नहीं था, मतदाता सूची स्वच्छ नहीं था। ये सब चुनाव आयोग के काम में ये लोग जो रोड़ा अटका रहे हैं झूठ मूठ का, ये सब बिना मतलब का जान रहे हैं कि हमको हार है। इनका तो मनोकामना पूर्ण हो नहीं रहा है और गरीबों, दलितों, पिछड़ों की अकलियतों की बात करने लगे हैं। कब वोट देने दिए हैं आरजू खान जी? कब वोट देने दिए? याद है कि हर तीसरे गांव में सशस्त्र पुलिस बल रहा करता था, बूथ लूट लिया जाता था, याद है आपको? कोई गरीब को निकलने दिया जाता था वोट देने के लिए? आज तो कम से कम वो नहीं है। मैं जवाब दूं? दीजिए ना जवाब, दीजिए, जवाब देने के लिए तो आए हैं। ले लीजिए जवाब, ले लीजिए। ठीक है मधुरेंद्र जी, जवाब दे देते हैं। ठीक, आप जवाब ले लीजिए, इसका बेहतर होगा। देखिए, परसेप्शन फैलाने से कुछ नहीं होने वाला है और आप कोई भविष्यवक्ता नहीं है कि आप कह दीजिएगा कि हम इलेक्शन हार रहे हैं इसलिए बौखला है। हकीकत यही है कि जनता दल यूनाइटेड के आप प्रवक्ता है। सबसे ज्यादा अगर किसी का जनाधार सिकुड़ा है तो वो जनता दल यूनाइटेड है, लेकिन आप तो सम्मान भी नहीं करते हैं जनता का।
तीसरे नंबर की पार्टियों के प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अब सुन लीजिए मधुरेंदु जी, सुन लीजिए। नहीं तो आप अकेले बोलिएगा तो हम आपका प्रवचन थोड़ी सुनने के लिए बैठे हैं। प्रवचन थोड़ी सुनने के लिए बैठे हैं। आप अपनी उपलब्धियां ना बताइएगा मधुरेंदु जी, आप अपनी उपलब्धियां बताइएगा। आप क्या करते हैं, डराते हैं फिल्मों की तरह, परसेप्शन फैलाते हैं, एक कहानी गढ़ते हैं। अरे आप देखिए ना, एनसीआरबी का डेटा देख लीजिए। और आपको डरने की जरूरत है, आपको डरने की जरूरत है कि बिहार में धड़ाधड़ करते की बौछार पे गोलियां चल रही हैं और है परेशानी। कहानी है, एकदम कहानी है, कहानी है ना। 200 राउंड गोलियां चलाने वाले आपके नेता हैं, 200 राउंड गोलियां चलाने वाले जैसे आनंद मोहन आप ही के है ना। संविधान में आपने बदलाव कर दिया, आपने बदलाव करके उनको कैसे आप जेल से बाहर लाए हैं, सबको पता है ना। आनंद सिंह आप ही के है ना, सत्ता में आप भी थे ना, साथ में आप भी जो सत्ता में साथ में। नहीं 200 गोलियां आपके नेता भी साथ में थे उस समय। अमिताभ जी जैसे लोगों को बाइट देने वाले तो पहले बार देश में नजीर बना ना। 200 राउंड गोलियां चला के अमिताभ जी जैसे जर्नलिस्ट लोगों को बाइट देते थे, और 2 दिन के बाद, वो तो बाबा भीमराव अंबेडकर की देन है कि संविधान दिया, उनकी मजबूरी है कि 2 दिन के बाद वो जेल चले गए, नहीं तो बाइट दे रहे थे तमाम देश के टीवी। हमने उस साल में बाइट लिया था, अभी बाइट ले रहे हैं। आप जनादेश की चोरी करने वाले हैं। आप बताइए कि आप वोटर आईडी की बात करते हैं। अरे एक सुधार अगर वोटर आईडी में जिसका नाम गड़बड़ हो जाता है, उसको सुधार करवाने में महीने क्या, कई महीने लग जाते हैं। आप जनता के जनादेश को लूट के, आप जनता के जनादेश को लूट के अपमान करके गद्दी पर बैठे हैं। आपसे ज्यादा बड़ा अपमानित व्यक्ति कौन होगा? सिकुड़ता हुआ जनाधार, सिकुड़ता हुआ जनाधार। अरे आपको गर्दनिया पासपोर्ट मिल जाएगा, आपको गर्दनिया पासपोर्ट देगी भाजपा। घबराइए, आंखों की पट्टी खुल जाएगी नवंबर तक आंखों की पट्टी आपकी खुल जाएगी। आपको गर्दनिया पासपोर्ट दे दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगना बाकी है। कह दीजिए कि विलय हो चुके हैं, कह दीजिए ना दोषवादी हो चुके हैं। अरे कहिए दोषवादी हो चुके हैं, अपने मुख्यालय आरएसएस का झंडा डरा लीजिए। अब इतना ही फर्क बचा है, इतना ही फर्क बचा है। आरएसएस का झंडा लगाने का हमारा कर रहे हैं। अरे लगाइए आरएसएस का झंडा, सदियों कार्यालय का आरएसएस का झंडा लगाइए। आप यही कर सकते हैं, आपकी मानसिकता यही है। आरजू जी, आप लोगों को मौका मिला बोलने का, बात समझिए, और भी लोग हैं, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। रामपुकार सिन्हा जी, अगर आप लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ढंग से अपना काम कर रहा है, विपक्ष सवाल उठा रहा है, बौखलाहट है, तो आपको नहीं लगता कि अगर विपक्ष में कंफ्यूजन है कुछ, तो उसे दूर करना चाहिए आप लोगों को? देखिए सभा जी, विपक्ष का कंफ्यूजन या जो भी सोची समझी साजिश है विपक्ष को बोलने का, वो तो एक मुद्दा आप जो विषय बना है। लेकिन अब आपके डिबेट में मुस्लिम लीग और आरएसएस की जब बात होने लगेगी तो डिबेट का न्यूज़ 24 चैनल का कोई ये माने नहीं रह सकता है। जिस विषय पर बहस हो उस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। जब आप गलत परसेप्शन फैलाइएगा तो क्यों नहीं होगी? सभा जी, मैं आरजू खान साहब जी को मैं बताना चाहता हूं, आरजू खान साहब, कि ये कोई धर्म वाली पार्टी और धर्म वाली बात का डिबेट नहीं है। यहाँ लोकतंत्र का कैसे हमारा संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा लोकतंत्र बचे, इसके लिए आज का बहस है। सुनिए, अरे सुनिए भाई साहब, जब आप आनंद मोहन, सुनिए, जब आप इस डिबेट में, अरे आरजू खान साहब, आप एक पढ़े लिखे नौजवान हैं, आप एक पढ़े लिखे युवा हैं आरजू खान साहब, जब आप इस डिबेट, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात में जब आप आनंद मोहन और क्या कहते हैं अनंत सिंह की बात जब उठाने लगते हैं, तो आप इतिहास भूल गए हैं क्या राष्ट्रीय जनता दल का? मैं खोलू चिट्ठा, कल्ला चिट्ठा खोल दूं आपका कल्ला चिट्ठा खोल दूं, मैं उस मुद्दा को नहीं जाना
बताता हूँ, यहाँ विद्वान एसोसिएट एडिटर बैठे हुए हैं, अमिताभ ओझा जी, इन लोगों के साथ हम लोग काम किए हैं पत्रकारिता में, इन लोगों के साथ रहे हैं, बड़े बड़े डिबेट में, सेमिनार में, इंटरनेशनल सेमिनार में हम लोग इनके साथ गए हैं। इस तरह की बहस नहीं है। आज का जो मुद्दा है, आज का मुद्दा है भारतीय नागरिक का विपक्ष को सवाल करने का अधिकार नहीं है, मैं सिर्फ इतना पूछता हूँ। पूरा अधिकार है। दिस इज फंडामेंटल राइट टू आस्क एनी क्वेश्चन टू ऑपोजिशन फॉर द गवर्नमेंट, एनी गवर्नमेंट। आई आस्क टू यू आस्क एनी क्वेश्चन फॉर द प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट। इट इज योर फंडामेंटल राइट टू द ऑपोजिशन। लेकिन सवाल पूछ सकते, क्योंकि हर इंसान का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। ठीक है, आखिरी कमेंट मैं बस एक सवाल कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने क्या विपक्ष को आरजू खान जी, आप सवाल पूछिए। आपने बोला कि हमने उसका भी इंटरव्यू लिया जो 2 दिन के बाद जेल चला गया। वो मेरा राइट है कि जो जेल के अंदर भी जाकर इंटरव्यू कर सकते हैं, और जब वो फरार थे तब भी ले सकते थे। लेकिन जिस वक्त आनंद मोहन को छोड़ा गया, उसमें किसकी सरकार थी? आपकी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार थी, उस वक्त छोड़ा गया था। आनंद सिंह पहले किसके साथ थे? आपके साथ थे। उसके बाद वो वहां पे चले गए, तो आज आप उनके बारे में आप कर रहे हैं। तो तथ्य पे बात कीजिए ना, खाली चिल्लाने से थोड़ी ना होगा। आप तथ्यों पे बात कीजिए। तभी वो हत्यारे रहते हैं, जब सत्ता में यही बात तो यही बात तो आप भी मान रहे हैं। आप भी यही बात मान रहे हैं, आप ही उठा रहे हैं। आप मत उठाइए। जब ये लोग उठाते थे, इनके आरोप लगा रहे, तो वही आरोप तो आपका भी है, आपका भी है। जब वो आपके साथ रहते हैं तो ठीक रहते, दूसरे के साथ चल जाते हैं तो आप उन्हें वांटेड कहते हैं। नहीं, यही चीज तो हम भी कह रहे हैं। जब वो हमारे साथ रहते हैं तो वो हत्यारे रहते हैं, इनके साथ तो वही बात, दूध के दूल्हे हो जाते हैं। आप भी तो वही काम कर रहे हैं जो पहले आप करते थे। वही काम, जो काम ये कि हम लोग डिबेट स्वच्छ ही कर रहे हैं, लेकिन आप मुद्दों को भटकाइए नहीं। आप मुद्दों को भटका, हमारी डिबेट यहाँ पे किस बात को लेके थी? और आप कहाँ चले गए? आनंद सिंह क्यों चले गए? अगर वो कहेंगे कि हमारी क्या क्या होता था, तो मैं काउंटर में कुछ नहीं कहूंगा, मैं आप लोगों को सुनता रहूं, तो फिर बिठाने का क्या फायदा है? अगर मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, कहेंगे बूथ लूट लिया जाता था, 40 साल पहले ये होता था, 47 वो तो में ये पॉलिटिकल, आप आरजेडी के प्रवक्ता है, आप आरजेडी की बात करेंगे, ये अपनी पार्टी के प्रवक्ता अपनी बात करेंगे। नहीं, आपको तब वहां उनको भी रोकना चाहिए था ना अमिताभ जी। नहीं, उसमें लगातार रोका जा रहा था। नहीं, सवाल लगातार रोक रही थी उनके साथ। चलिए ठीक है, मुझे सिर्फ इस बात पे आपत्ति है। ठीक है, सारे लोग मुद्दे पे रहते हैं और सबको सवाल पूछने का अधिकार है, तो सब सवाल उठा सकते हैं। ठीक है, आखिरी कमेंट अमिताभ जी से लेना चाहूंगी। जी अमिताभ जी। ठीक है, बिल्कुल। मेरा सीधा अपना मानना है कि ये जो पहल चुनाव आयोग की ये सही है, लेकिन इसकी टाइमिंग पे जरूर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 2 महीने जब चुनाव में 4 महीने का वक्त है, तो उसी वक्त ये क्यों लाया गया? क्योंकि इससे परेशानियों, मैंने जैसे पहले ही बताया कि आने वाले जो 10 दिन होते हैं, 10 दिन होंगे, तो बारिश का, जब बाढ़ का समय होगा, अब देखने वाली बात होगी कि उस समय, अभी तो बारिश नहीं हो रही है, तो चुनाव आयोग भी डेली का डाटा अपना दे रहा है, डेली का 90% का डाटा दे रहा है अलग अलग इलाकों का। लेकिन जब बाढ़ आ जाएगा, बाढ़ प्रभावित इलाके जब हो जाएंगे, तो वहां पे किस तरीके से ये डाटा काम करेगा, वो देखने वाली बात होगी। चलिए ठीक है, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल चुनाव आयोग बिहार में अपनी तैयारी कर रहा है, लेकिन इस बीच विपक्ष तमाम तरह के सवाल उठा रहा है। हालांकि बिहार की राजनीति में अब आगे क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।